नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास, ये ग्रेटर नोएडा के उस सचिन मीणा का शेर है जो उसने कुछ दिन पहले पाकिस्तान से भागकर आई अपनी प्रेमिका सीमा हैदर के लिए टीवी कैमरे पर बोला था। ताजा खबर यह है कि अब सीमा हैदर और सचिन, इन दोनों की मोहब्बत और इनकी भूख प्यास यूपी एटीएस की कस्टडी में है। एटीएस इस वक्त दोनों से एक सीक्रेट जगह पर पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि सीमा हैदर की असलियत क्या है। वो वाकई सचिन के प्यार में सरहदें लांघकर भारत आई है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक लव स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखकर उसे भारत में जासूसी के लिए प्लान किया है। टीवी और सोशल मीडिया पर सीमा हैदर महीने भर से छाई हुई है। शुरू में तो लोगों ने उसे देश की भाभी और बहू बना डाला, भोजपुरी एल्बम भी बन चुके हैं उस पर, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि उसके आने को शक की निगाह से देखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 4 बच्चों को लेकर वो इतनी आसानी से पाकिस्तान से दुबई, फिर वहां से नेपाल होते हुए भारत पहुंच गई कैसे? जब पबजी बंद था तो वो और सचिन कैसे खेलते थे? 5वीं तक पढ़ी है तो इतनी अच्छी अंग्रेजी और हिंदी कैसे बोल सकती है? कंप्यूटर कैसे जानती है? सीमा हैदर के पास कई पासपोर्ट का होना, आधार कार्ड और कई मोबाइल सिम कार्ड का होना भी सवालों के दायरे में है। ऐसी भी खबरें हैं कि उसका भाई और चाचा पाकिस्तानी फौज में है। अब ये सीमा तनाव पैदा कर रही है, सरहद के इधर भी और उधर भी। उसके भारत के बारे में अच्छी बातें करने, हिंदू धर्म के रीति रिवाज अपनाने पर कुछ लोग यहाँ खुश हैं तो उधर पाकिस्तान में इसके साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। सीमा हैदर को हवाले करने का अल्टीमेटम देकर पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सिंध के काश्मीर में कट्टरपंथियों ने एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हिंदुओं के घरों पर भी हमले किए गए। अजब प्रेम की ये गजब कहानी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब आ गया। जो सब सीमा का एक जाती फेल था, पर्सनल फेल था। उसमें पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का क्या लेना देना है उसके साथ? हमारा मैटर ये है कि यहाँ पे जो मेरे हिंदू भाई बैठे हैं उनका क्या कसूर है? वहां हिंदुओं की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी वहां की सरकार की है और अगर वहां की सरकार नहीं कर सकती तो भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है। 10-12 मंदिर टूट चुके पिछले 5-6 साल में। क्या हुआ? तो भाई साहब, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का इसमें क्या कसूर है? सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मुझे यकीन है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब सच सामने आए। इरशाद अहमद खान लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, हसन दुरानी साहब जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, अनीला सुलेमान साहब जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, ये तमाम हमारे साथ जुड़ेंगे और तैयब खान साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं, पाकिस्तान के गेस्ट अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनके साथ क्या हम शुरू करते हैं? हसन दुरानी जी मुझे बताइए, सीमा का जो कुछ हुआ भारत में उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो हिंदू मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, हिंदुओं को धमकी, हिंदुओं की प्रताड़ना, ये सब क्यों हो रहा है? हसन दुरानी साहब, सीमा को कोई भारत सरकार ने तो नहीं बुलाया था, वो तो इलीगली घुसी है देश में। आप म्यूट है हसन भाई। हाँ जी, सॉरी। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में जो है मौका दिया दोबारा गुफ्तगू करने का। अच्छा देखिए, ये लास्ट टाइम भी जो आपसे मेरी बात हो रही थी तो यहाँ पे तो मैं एक ही बात कह रहा था कि भाई सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये है कौन, सीमा है कौन। हमारे एंड पे तो ये यहाँ पे तो ये है कि ये जो भी एक लड़की है यहाँ से गई है, एक खातून है जो कि अपने बच्चों को छोड़ के ये अपने बच्चों को साथ लेके वो गई है।
और दूसरे एंड पे जो आपके एंड के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त वो आपकी कस्टडी में है, वो पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं है। लेकिन अगर एक चीज को थोड़ा सा अगर हम संजीदगी से अगर हम देखें, थोड़ा सा अगर हम उसको सोबरनेस से अगर हम देखें, तो ये अभी तक जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है वो सिर्फ ये है कि ये खातून जो है इस वक्त सोशल मीडिया का जो एक फेम है वो एक हासिल कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसी हवाले से अगर आप देखें तो आप ही के जो है इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है एक आध दिन पहले भी ये गुफ्तगू हुई, और यही टॉपिक जो था वहाँ पर उन्होंने छेड़ा था, सवाल ये पूछा था कि ये वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं का क्या कसूर है। दूसरा देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है, जैसे कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को कोई कसूर नहीं है। ये गिनती के चंद लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी तरह अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आपका जो गजब बात कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से हमला हो गया और आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से आया रॉकेट लॉन्चर, क्यों मंदिर कोड़ा है रॉकेट लॉन्चर से, बताइए ना हसन भाई, इतना सीधा नहीं है। और प्लीज भारत और पाकिस्तान को मत कंपेयर करिए। दीपक भाई आप मेरी बात, कद्दू और अंगूर का कंपेरिजन नहीं हो सकता, केला और सेब का भी नहीं हो सकता। आप बेसिक नहीं, केला सेब को छोड़ो यार, आप मिल्क शेक तो पीते हो ना, केले और सेब का मिल्क शेक नहीं पीते दोनों को इकट्ठा करके? अजीब बात कर रहे हो यार आप, ठीक है। आप वेजिटेरियन है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात ही कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जो अगर ये कोई बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो ये वो लोग हैं जो कि जिनके पास से ये वो लोग हैं जिनको के ऊपर पुलिस ने और आर्मी ने अटैक किया हुआ है, उनको कानून जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो उनको मार रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, और जैसे जैसे वो पकड़े जा रहे हैं उनके पास से अमेरिकन असला निकल रहा है। और अगर तो वो ये सारा कुछ ये कर रहे हैं, जो मेरी जो इतलात है, जो मेरे सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक ये अपने ऊपर से प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अब डेफिनेटली उनके ऊपर जो है उन्होंने अपना शिकंजा जो है कसना शुरू कर दिया हुआ है। इस किस्म की कोई भी हरकत जो है वो आपको दोबारा नजर नहीं आएगी। अभी जो हो चुका है वो हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कुछ होते हैं फ्रेंडली फायर्स होते हैं। ये इस वक्त अगर इन्होंने करने की कोशिश की है तो इन्होंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की है कि ये बेसिकली हम तो पाकिस्तान के बड़े जो है वो दर्द रखते हैं, बहुत मुहिब वतन है और इस वजह से हमने ये हरकत की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो है इनको करारवाद की सजा मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो मुसलमानों की कोई कम्युनिटी हो या वो हिंदुओं की कोई कम्युनिटी हो या ईसाइयों की कम्युनिटी हो, किसी के ऊपर भी पाकिस्तान का कानून जो है इस किस्म की हरकत करने की इजाजत नहीं देता। और आप लेकिन करते क्या आप, 14 साल 12 साल 10 साल की बच्चियों को, हिंदू बच्चों को अगवा करके मौलवियों से निकाह पढ़ा देते हैं और हाई कोर्ट तक नहीं इंटरवीन करता। तिवारी जी मैं सही कह रहा हूँ ना ये बात? बोल लिया हसन भाई, बहुत बोल लिया, बोल लिए। नहीं मैं बोला नहीं है, आपने जो बात की उसका सबूत आप मुझे दे दें। आप अजीब सी बात है, वहां बैठ के आराम से आप एक जो है ना बात कर लेते हो ना, पर क्या ये सच नहीं है कि 10 से 12 साल की बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को अगवा किया जाता है और बड़े बड़े बुड्ढों से उनकी शादी कराई जाती है और आपकी हाई कोर्ट तक नहीं इंटरवीन करती है? मैं 1000 एग्जाम्पल दे दूंगा आपको अभी। बात कर रहे हैं आप, एग्जाम्पल मेरे पास भी 1001 एग्जाम्पल होंगी, ठीक है। बात होती है फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर। अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है तो फिर हवा में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। हवा में तीर तो हम चलाते नहीं, वो पाकिस्तानियों को आदत है हवा में तीर चलाने की। विजय शंकर तिवारी जी, जो हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? मैं दीपक जी कह रहा हूं, हैदर बोल रहे थे तो इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब से सीमा भारत आई तो भारत में उसको लेकर के बहुत चर्चा है, समाचार पत्रों में है, टेलीविजन चैनल में है, लगातार चैनल में है, लगातार समाचार में है। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर के 2 मंदिर तोड़ दिए गए और वहां अनेकों हिंदुओं पर प्रताड़ना हुई। वहां का टीवी चैनल, वहां का समाचार पत्र बिल्कुल खामोश है। कोई समाचार नहीं है पाकिस्तान में मंदिरों के टूटने का और वहां की जनता को प्रताड़ित करने का। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हैदर सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत स्वतंत्रता मिली तो एक समझौता यह हुआ था कि आपके देश में जो भारत से गए हुए इस्लाम के अतिरिक्त लोग हैं उनकी सुरक्षा आप करेंगे और भारत में जो मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा भारत करेगा। ये एक समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते में क्या हुआ, आपके पास तो जो भी 25-26% गए थे भारत से, आज 2% रह गए। आखिर कहां गए? भारत में हमारे यहां 2.5-3 करोड़ थे, आज 20 करोड़ हो गए हैं।
आखिर भारत की जो बात है उसको आपको देखना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आज उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, केवल पाकिस्तानी इन लोगों से नहीं कहना चाहता हूं जो भी दीपक जी को यार यार कह रहे थे। 1947 के बाद ऐसा एक भी काम बताइए, यार का मतलब हमारे यहां दोस्त बोला जाता है हैदर साहब, अगर एक भी काम बताइए जिसमें ये आपको दोस्त कहने का भी आपने अपने को छोड़ा हो। नहीं छोड़ा ना। हमें एक दीपक जी और दुर्भाग्यपूर्ण बात लग रही है, मुझे तो केवल पाकिस्तानियों से तो यही अपेक्षा होती है, लेकिन भारत में बैठे हुए हमारे तथाकथित हित चिंतक, दलितों के हित चिंतक आज वो कहां दिखाई नहीं पड़ रहे। वो जो मोहब्बत की दुकान लेकर अमेरिका से लेकर के भारत सब जगह, जर्मनी सब जगह वो सजाने जाते हैं, आज वो कहां है? उनको भी बोलना चाहिए। यानी पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर एक कोई दूसरा इस्लामिक गतिविधि हो गई तो सारे दुनिया को सर पर उठा लेंगे। अमेरिका में बैठ करके कुछ बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि भारत में मुसलमान परेशान किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उस पर भी बोलना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूं, मैं यही सवाल आपका ले जाता हूं विजय शंकर जी। इरशाद साहब बताइए, जो खामोश हो जाते हैं हिंदुओं पर पाकिस्तान में होने वाले अत्याचार पर, आपने तो वादा किया था ना 1947 में कि नहीं हिंदू भी हमारे भाई हैं, वैसे ही रहेंगे, लेकिन मार के, काट के, धर्म परिवर्तन करके, जबरदस्ती निकाह करा के आपने पॉपुलेशन 26 से 1% कर दी। बहुत शुक्रिया जी दीपक जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि ये लड़की पाकिस्तानी नहीं है, आप ही लोगों की क्लब डांसर है जो दुबई में मिर्ची क्लब में डांस करती थी। मैं खुद मिला हूँ इस लड़की से। एक बात तो ये, मतलब मिर्ची क्लब में डांस देखने आप जाते थे? इरशाद साहब, मिर्ची क्लब में आप डांस देखने जाते थे? मैं बिल्कुल न्यू ईयर नाइट पे जब दुबई जाता हूँ, लाजिम जाता हूँ, आपका क्लब देखता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग कितना अच्छा डांस करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इसको इतना हाईलाइट मत कीजिए, और आप कोशिश, आपके चैनल, पूरे चैनल्स पे मैं चीख करके विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, खुदारा इसे हिंदू मुस्लिम फसाद की तरफ मत लेकर जाइए इस लड़की को, डांसर को। और दूसरी बात यह है कि आपने पूरा ट्रेंड चलाया था कि ये हिंदुस्तान की भाभी है। अब आप लोगों की भाभी को भागे हुए 2 दिन हो गए, इस भाभी को तलाश करो, फिर इस पे शो करो। देखो आप इसके डांस दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी आप हमारे पाकिस्तान के मंदिर दिखा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं गोला बारूद हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में अमन शांति है, हम लोग बड़े अमन से रहने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत करते हैं अपने लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, और जितने भी करते हैं कि मंदिरों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं। बस इतना करते हैं आप प्यार से रहने के नाम पर कि आप मंदिरों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं। कितना प्यार है, देखिए ना आप में मंदिर और रॉकेट लॉन्चर, कितना प्यार है। इरशाद साहब गायब हो गए। इरशाद साहब, मैं सीधे चलता हूं जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, ये तो बोल रहे हैं मैं तो मिलके आया हूं, मिर्ची क्लब की डांसर है, ये बोल रहे हैं इरशाद साहब हमारे। दीपक जी जय हिंद। जय हिंद। इरशाद साहब का ये ना पहली, और देखिए आपका चैनल पूरे विश्व में देखा जाता है, ये कहते हैं मिर्ची क्लब में डांसर है और वो वहां जाते हैं मुजरा सुनने के लिए। तो देखिए ये PMLN के नेता हैं, आप नेता दिखाते हैं ना, ये पाकिस्तान के वो नेता हैं, और वो कहते हैं कि वो जाते हैं दुबई में, तो और ये कहते हैं, और दूसरी सांस, एक ही सांस में कहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का बहाना ना बनाएं और इसका आप ऐसा ना करें। देखिए ये जो सीमा हैदर है ये तो एक बहाना है, ये पूरा का पूरा ये चलाया हुआ खेल है जिसके अंदर में हमारे तरफ भी पॉइंटेड होती हैं, हमारे ऊपर भी जो वीकनेसेस हैं। मैं आज नहीं बात करूंगा कि ये कैसे आपके नेपाल आ गई, नेपाल से हमारी सीमाओं में कैसे आ गई, और आज ये किस तरह से 2019 से घूम रही हैं। कहां 13-13 घंटे बातें होती हैं, 4 इनके पास पासपोर्ट हैं, हमारे इनके पास कार्ड्स हैं, हमारे जो भी हमारी पहचान पत्र इनके पास मिलती हैं, और ये इतने तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, हमने उनको, मगर उसकी बात मैं आज नहीं करूंगा। मैं ये बात करूंगा, ये देखिए आज क्या है, आप सुने होंगे, ये मारी माता टेम्पल 150 साल पुराना टेम्पल है कराची में, उसको बुलडोजर और जो भी आपके जो तोड़ने वाली बड़ी बड़ी मशीनों से उड़ाए, इरेज कर दिया गया, जमीन से हटा दिया गया। आपको पता होना चाहिए दीपक साहब, आप जानते होंगे 4280 टेम्पल्स थे पंजाब पाकिस्तान के अंदर, वो बच के 380 रह गए। और ये तो एक बहाना है, रानो डाकू का बहाना है। ये जो कहते हैं रानो सार डाकू ने कह दिया कि हम वहां फायरिंग करेंगे, चाहे वो कैसमोर में करे,
चाहे वो बागरी कम्युनिटी के पूरे जितने भी वहां पर खास करके जो शिव का और शिव की ये मंदिरें हैं। आज हम शिवरात्रि के लिए हम पूरे महीने किस तरह से चल रहे हैं। ये लोग घोटकी का इलाका है जो पाकिस्तान के अंदर में, उसके अंदर सारी टेंपलें आज बची हैं, कोई बची हैं तो सिंध में बची हैं। तो ये बहाना है इनको खत्म करने का। आपने बताया 26% से 1%, मेरे आकलन के अनुसार 2.1% है 2017 का ये आकलन है। और ये पाकिस्तान या ये तो आपके जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिकॉर्ड्स हैं वो बचे हैं कुछ लोग वहां, जो हमारी कम्युनिटी के जो कहा जाता है 4.5 मिलियन, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो ये एक बहाना है, ये पूरा का पूरा गेम चलाया हुआ है और इसके अंदर में बहुत बड़ी चीजें होंगी। 4 जुलाई को हम इसको अटैक इसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, और ये भाग के नहीं जाएगा। मैं पूरी बात मानता हूं एटीएस की, ये मैं बात मानता हूं कि यदि इसको छोड़ा गया है तो पूरा एक्सपोज होना चाहिए। 2019 से किस तरह से ये इसके साथ सचिन मीना के साथ कैसे वो बात करती थी 13 घंटे। हमारा कहां है साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है कि आप तो कहते हैं कि 1 घंटे भी यदि आप बात करें, दीपक जी मैं बात करूं तो आपकी होनी चाहिए जांच कि क्यों मैं बात कर रहा हूं। 92 नंबर जैसे ही डायल करते हैं, 92 जैसे ही डायल करते हैं सर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। हाँ, आज तो ये कह रहे हैं ना कि हम पूरे रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं और फिर हमें सब चीजें समय, तो कहीं नहीं कि हमारी भी खामियां रही हैं, तो वो जो हम बाद में देख लेंगे। मगर आज जो आपका डिबेट है और ये जो इरशाद साहब, हसन दुरानी, इनकी बातों के अंदर में मुझे ये बू आती है कि ये लोग भी मिले हुए हैं। और खास करके आपने जो इरशाद साहब को, वो मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। ये मिर्ची क्लब जा करके इस देश में कहते हैं ना, हम दुबई से मिर्ची क्लब जाते हैं और डांसर के थ्रू देश के अंदर में ये चीजें करवाएंगे ये लोग। ये आज इनको एक्सपोज कीजिए। अरे आपने मिर्ची क्लब में जाके डांस देखा कि नहीं सीमा का? आप ही बोल रहे थे, मैंने देखा। इरशाद साहब आपने ही बोला मिर्ची क्लब की डांसर है, मैंने उसको देखा मिर्ची क्लब में दुबई में। बात यह मिर्ची क्लब की औरत है, उसको आप भाभी बना रहे हो अपने पाकिस्तान के दाम से। पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा कभी, सरहद के जरिए आएंगे। जब भी आएंगे आपके पास, हम सुरंग के नजरिए नहीं आएंगे कभी भी। सुशील पंडित जी, ये मिर्ची क्लब के राष्ट्रोद्घाटन के बाद आप क्या कहेंगे? इरशाद साहब मिर्ची क्लब में जाते हैं दुबई में, वहीं उन्होंने सीमा को देखा जो वहाँ की डांसर है, ये इनका क्लेम है। बिल्कुल, ये सब लोग जाते हैं मिर्ची क्लब में, जितने भी इंडियन। दीपक जी, आपने एक नाम सुना है, समीर दिनेश चौधरी? नहीं सुना। आपको समीर दिनेश चौधरी नाम दिया गया था और उसके आईडी कार्ड बनवाए गए थे, जिसका नाम था मोहम्मद अजमल अमीर कसाब। हाँ, अब वो याद इसका तो नाम सुना है ना आपने? अभी अपनी भाभी से तो बचे। मोहम्मद अजमल अमीर कसाब अपने 9 साथियों के साथ मुंबई आया था। जो भाभी भाग गई आपकी, इन सभी 9 को, इन सभी 10 लोगों को हिंदू नाम दे करके, हिंदू आईडी कार्ड्स बना करके भेजा गया था। हमने भेजा। तो इन्हें किसी को भी अपनी भाभी को, बेटी को, बहन को ये चीन भेज देते हैं साहब, पाकिस्तान की लड़कियों को। नहीं, मैं ये वहां पे सप्लाई कर रहे हैं, चीन से लोग आते हैं। तो ये किसी को भी दुबई भेज सकते हैं, किसी को भी नेपाल के रास्ते भारत भेज सकते हैं। सीमा हैदर की मुझे इतनी चिंता नहीं है। मुझे चिंता यह है कि दुबई और नेपाल के रास्ते भारत आने वाले ऐसे कितने पाकिस्तानी हैं जो आज भारत में हैं, और वो किस दिन की इंतजार में हैं, उनको किस लिए यहां भेजा गया है, यहां टिकाया गया है। बड़ा प्रश्न यह है, अगर 4 बच्चों के साथ एक महिला इतनी आसानी से भारत आकर वहां घुसकर किसी परिवार में टिक सकती है, तो पिछले इतने वर्षों में इस तरह और कितने पाकिस्तानी आए हैं, किस लिए भेजे गए हैं, वो यहां टिक करके क्या कर रहे हैं, किस दिन की प्रतीक्षा में? यह एक बड़ा प्रश्न है। मुझे अपने सुरक्षा तंत्र पर विश्वास है, लेकिन इस विश्वास के साथ साथ यह प्रश्न चिन्ह भी है कि हमारे जनरल जो 2.5 फ्रंट की वॉर की बात करते थे, हमारे पहले सीडीएस
जनरल बिपिन रावत 2.5 फ्रंट की बात किया करते थे। उसका जो आधा फ्रंट है 2 फ्रंटों के बाद, वो यही फ्रंट है जो भारत में भीतर से हम पर आघात करेगा, और उस आघात की तैयारी वर्षों से चल रही है। ये कहते हैं कि हम सीमा से पासपोर्ट लेकर के आते हैं। इन्होंने 10 लोग मुंबई पासपोर्ट के साथ भेजे थे, वीजा के साथ भेजे थे, कलाशनिकोव्स लेकर के। तो ये प्रश्न चिन्ह बार बार बना रहेगा। पाकिस्तान अपनी खुराफात से, अपनी फितरत से, अपनी जहनियत से बाज नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा। वो हमको लिख करके कहता है कि भारत हमारा अजली दुश्मन है। अजली दुश्मन का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है आर्च एनिमी, यानी दुश्मन नंबर 1। ये अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में, अपने पॉलिसी पेपर्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में ये हमको अपना एनिमी नंबर 1 मानते हैं। ये हम हैं कि इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमको पाकिस्तान में खुशहाली देखनी है, स्थायित्व देखना है, स्थिरता देखनी है, शांति देखनी है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये हमारी मूर्खता है जो हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं से सीधे अनिला सुलेमान जी के पास चलूंगा। मेरे साथ तैयब खान भी जुड़ गए हैं। अनिला जी बताइए क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर। और सवाल मेरा तो आपसे ये है, सीमा के साथ तो भारतीय एजेंसियां पूछताछ कर रही है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, साजिश है नहीं है, क्या नहीं है उसको छोड़ दे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आज पाकिस्तान में हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है सीमा के नाम पर? क्यों रॉकेट लॉन्चर से मंदिर तोड़े जा रहे हैं? क्यों मरी माता का मंदिर कराची में ढहा दिया गया बुलडोजर से? जवाब दीजिए। पहले मेरी बात सुने कि आप कह रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर से ये कर दिया वो कर दिया। अभी इन साहब ने भी ये बोला कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके बारे में गलत बयानात दिए जाते हैं। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान में बनाई गई और वो अगेंस्ट है हिंदुओं के, या हमारी कौन सी ऐसी पॉलिसी मार देते हैं भाई, उनके बच्चों का अपहरण करके ले जाते हैं, बड़े बड़े मौलवी निकाह पढ़ लेते हैं, हाई कोर्ट भी दखल देने से मना कर देता है। My turn, I have right to say something on it now. मुझे बोलने दें। इंडिया में भी बहुत बदसलूकी की जाती है मुसलमानों के साथ। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान आके स्टे करते हैं। आप ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग नेपाल से, दुबई से होते हुए इंडिया चले जाते हैं, तो इट्स मीन ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग ये देखें कि वो कैसे आते हैं। जब आप लोगों की हुकूमत इतनी स्ट्रांग है, आप लोगों की इतनी रसाई है, तो आप लोग ये नहीं जान सके कि सीमा नेपाल से किस तरह आ गई दुबई और दुबई से किस तरह आ गई इंडिया? आप ये क्यों नहीं जानते? एक पबजी गेम के ऊपर वो मुझे आप ये बताइए, अजमल अमीर कसाब कैसे आ गया था? नीरज जी बताइए, अजमल अमीर कसाब कैसे आ गया था? अपने 9 साथियों के साथ मिलके पूरे बंबई में आतंकी हमला किया, वो कैसे आ गया था? नहीं, मेरी बात सुने, वो उस बात को अगर आप सीमा की बात से जोड़ेंगे तो ये कहाँ का इंसाफ होगा? इंसाफ मैं तो आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ भाई, आपने उसको भी इल्लीगली घुसवाया था। मेरी बात सुने, सीमा को भी करवा सकते हैं आप साजिश के तो एक्सपर्ट है और आपकी फितरत बदलनी नहीं है। बात सुन ले, हम लोगों की फितरत, डोंट से दिस थिंग लाइक दैट कि हम लोगों की फितरत क्या है। हम लोगों की फितरत अगर बुरी हो ना, तो जब से आप लोगों ने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है ना, कश्मीर हमारा है आपका नहीं, छोड़ दीजिए। आया था ना इमरान खान, उसने भी कुछ नहीं किया, चुप रहा के समझौते से चलता है। बहुत कुछ कर सकता था, वो भी कर सकते थे, बाकी लोग भी बहुत कुछ कर सकते थे। हम लोगों ने भी आप लोगों की बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया पाकिस्तान में। क्या सपोर्ट किया? मार मार के भगा दिया, मार मार के भगा दिया आपने हिंदुओं को, कन्वर्ट करा लिया उनको। मेहरबानी, आप मेरी बात सुने, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यही है मैडम कि मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। मुझे बताइए, कराची का मरी माता मंदिर बुलडोजर से क्यों तोड़ा गया? 150 साल पुराना मंदिर। अच्छा, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि उसको क्यों तोड़ा गया, तोड़ क्यों आप दिया? मुझे दे दीजिए ना, मैं तो चला रहा हूँ, शॉर्ट चला रहा हूँ। हाँ जी, आप सब चला रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो जाएंगी। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि सीमा अगर इतने साल से पाकिस्तान में मौजूद थी, उसे दीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो बहुत तरीके से, इतनी गरीब होने के बावजूद वो नेपाल गई, नेपाल से आपके पास आ गई कैसे? हम तो ये भी कह सकते हैं कि वो आप लोगों की एजेंट हो सकती है। हम लोगों ने कहा, हम लोग तो एक खातून होते हुए अभी भी इज्जत कर रहे हैं उसकी, अभी भी उसके लिए अल्फाज अच्छे बोल रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि वो क्लबों में डांस करती थी,
कभी कुछ कह मैं रहे नहीं हैं। कह रहा हूँ भाई, वो आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता इरशाद साहब कह रहे हैं, इरशाद अहमद खान, वो कह रहे हैं कि मैं मिर्ची क्लब में गया हूँ एक न्यू ईयर की नाइट में। आप देखिए आपके नेता मिर्ची क्लब भी जाते हैं दुबई के, और वहां पे मैंने इसको डांस करते देखा है सीमा को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अनिला सुलेमान जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। जरा इरशाद साहब को दिखाइए, पूछवा देता हूँ इरशाद साहब से। इरशाद साहब अभी आएंगे, मैं जुड़वा दूंगा, सुनवा दूंगा। ये मिर्ची क्लब की बात इरशाद साहब ने कही है, मैंने नहीं। भाई निकाल लीजिए इरशाद साहब की वो बाइट। बात सुन लें प्लीज। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि खातून होते हुए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम एक औरत की इज्जत करें। मुझे लगता है मैंने इरशाद साहब से पूछिए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी हिंदुस्तानी पैनलिस्ट ने नहीं कहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता ने कहा कि मैं दुबई गया, वहां मिर्ची क्लब गया और मैंने इस खातून सीमा को डांस करते देखा। आप मेरी बात सुने, यही मैं बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने खातून को मिर्ची क्लब में डांस करते देख भी लिया तो मैं इधर कहूंगी कि वो ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यही सीखा कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। हम तो करते ही हैं, हमारे यहाँ तो भाभी लिख रहे हैं, हमको पता नहीं ISI ने भेजा है कि नहीं भेजा। हमारे यहाँ उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा गया, 2 दिन बाद छोड़ दिया गया, परिवार के साथ रह रही थी, आज फिर से पूछताछ शुरू हुई है। जी बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग ये कहते हैं, देखिए मैं आपसे सिंपल एक बात कर रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक खातून 4 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में कराची में रहती है। उसका मियाँ पहले रिक्शा चलाता था, फिर सऊदी अरब चला गया, फिर घर बनाया, फिर उसको सेल किया। सेल करने के बाद वो बच्चों को लेकर नेपाल चली गई। मुझे एक बात बताएं, खाली एक खातून अपने सर के ऊपर ये सब चीजें कैसे कर सकती है? हाउ इट इज? यही तो हमारा शक है ना, किसको ISI ने भेजा है। यही तो हमारा शक है ना अनिला सुलेमान जी, किसको ISI ने भेजा है। अच्छा, आपके पास एविडेंस है कि ISI ने भेजा? ढूंढ रहे हैं। हमारी इतनी, मैंने कहा शक है, मैंने कहा शक है अनिला सुलेमान जी, मैंने कहा शक है। देखिए मेरी बात, वही मैं आपको कह, आप मेरी अब एक बात हम्बुल से सुन लें। हमारी ISI कोई मामूली बिल्कुल फोर्स नहीं है ना, उसके पास इतना टाइम है कि वो छोटे छोटे लोगों को इधर बैठा के और वहां भेजे। अजमल अमीर के साथ तो सदर पाकिस्तान था, जिसको आतंकी बना के भेजा पाकिस्तान के लोगों ने। वो कौन था भाई, छोटा आदमी की बड़ा आदमी? मेरी बात सुने, छोटे बड़े की बात मैं फिर कह रही हूँ, आप टॉपिक से हट रहे हैं। अभी अगर हम सिर्फ सीमा के टॉपिक पे बात कर लें तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे अजमल अमीर का साहब आया वैसे सीमा भी हो सकती है, एक सॉफ्ट एजेंट। कैसे हो सकती है? मेरी बात सुने, सीमा आपके मुल्क में आई या नेपाल आई, दुबई आई, वहां से आपके मुल्क में आ गई। आपने वही तो कह रहा हूँ, कसाब भी आया हमारे मुल्क में गलत तरीके से। गलत तरीके से आई तो क्यों नहीं पकड़ा? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बाज औकात कोई चीज फेम हासिल करने के लिए, बाज औकात हालात को उन जगहों से हिलाने के लिए बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक फेक स्टोरी है और बस इसी तरह एक किसी चीज को बबेला करना कि भाई ये हो गया। एक छोटी सी मामूली सी एक खातून, छोटे खानदान से ताल्लुक रखने वाली, और हम लोगों के पास इतना टाइम है कि पूरा सोशल मीडिया उस पर लग जाए कि ये कहाँ से गई, कहाँ से आई, इसे ISI ने भेज दिया, रॉ की एजेंट है। हम लोगों के पास इतना फजूल टाइम है कि हम इस औरत के पीछे पड़े रहे। सर आपके मुझे पास खुद गधे पालने का फजूल टाइम, गधे पालना तो आपका बिजनेस है। जो लोग गधे पाल सकते हैं वो ऐसे गधे भी पाल सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस तो आप लोगों के भी है। हम लोग एक स्क्रीन पे बैठ के पूरी दुनिया में ये पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग अभी भी इख्तलाफ में एक दूसरे का इख्तलाफ करते हैं। हम मुस्लिम को बुरा कहेंगे, हम हिंदुओं को बुरा कहेंगे, हम लोग समझौता नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोगों का एक ही तरीका कार है कि किसी ना किसी तरह आके एक दूसरे को गाली गलौज करें, बुरा कहें, और बस पूरी दुनिया में 75 साल से यही करते आ रहे हैं अनिला जी। हम थोड़ी कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं ये सब, कि भारत हमारा नंबर 1 दुश्मन है। ये पाकिस्तान ने मान के रखा है, भारत ने नहीं। भारत तो पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं है। भारत ने नहीं किया, मैं मान रही हूँ ना, मैंने किस बात पे इख्तलाफ किया, लेकिन आप अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बातें कर रहे हैं वो करना बनती है आपको भी। आप खुद एक एंकर है। मैं किस पॉइंट पे लॉजिकल हूँ ये बता दीजिए, मैं किस पॉइंट पे लॉजिकल हूँ ये बता दीजिए। लॉजिकली बात कर रही हूँ ना मैं आपसे। आप यहाँ पे बैठ के कहेंगे जी मुझे शक है ISI ने भेजा।